हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 इंडिया डिफेंस सिस्टम। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जस्ट याद दिलाना चाहूंगा कि इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी और ये बताया था कि हमारे इंडिया के लिए डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ना सिर्फ इंडिया, पूरे कंट्री, जितना भी कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर देश अपनी सुरक्षा करना चाहता है और वो सुरक्षा करना भी चाहिए, क्योंकि यार आपको पता है कि आप एक ऐसे कंट्री हो, उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो अटैक कर सकते हैं। और नॉर्मली जो लड़ाई झगड़ा होती है बेसिकली वो सबसे ज्यादा जो होती है वो किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल फैक्टर। और ये हमने नॉर्मली डिस्कस किया था पहले लेक्चर में। तो अगर आपने नहीं देखा है ना पहला वाला लेक्चर, तो जाके देख लेना लेक्चर नंबर 1, इसके पहले वाला, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आज भी हम लोग इसी के आगे का जो टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने के पहले एक और चीज मैं बता दूं यार, आप सब जानते होंगे कि हमने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट को अपडेट करके रखा हुआ है। और प्लेलिस्ट में आपके पूरे के पूरे साइंस सब्जेक्ट, पूरा का पूरा मैथ सब्जेक्ट, हर एक स्टैंडर्ड के लिए सब्जेक्ट वाइज पूरा अरेंज करके वीडियोस अपलोड करके रखा है। तो आप प्लीज जाओ जाओ चेक करो अच्छे से, हर वीडियो मिल जाएगा। जितना हो सके उतना पढ़ाई कर लेना, अच्छे से नॉलेज गेन कर लेना, ठीक है। तो चलो शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की, जो कि सबसे पहले हम बात करेंगे। आज का जो मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है दोस्तों हमारे इंडिया का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, या फिर नेशनल सिक्योरिटी हम लोग बोल सकते हैं, वो कैसा है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालूंगा मैं यहां पे, जिसका नाम है इंडियाज सिक्योरिटी सिस्टम। इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम, ओके। तो देखो, इंडिया का सिक्योरिटी सिस्टम की अगर हम बात करें, ये हर देश में एक माना जाता है कि हम अपने अपने देश की रक्षा करें। और देश की रक्षा करने के लिए हम, जो गवर्नमेंट होती है, हमारी जो सरकार होती है हर देश की, वो कुछ ना कुछ मेथड्स एंड कुछ ना कुछ मेजर्स जरूर से लेती है, ताकि हमारे देश की सिक्योरिटी मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये एक इंडिया का एक सिक्योरिटी सिस्टम की अगर बात करें, तो इसमें 3 चीज आ जाता है, क्योंकि वो हम 3 तरीके से अपने देश की रक्षा करते हैं, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो 3 चीज क्या है आपको पता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा खतरा जो होता है, या फिर सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा मसला होता है, वो ज्योग्राफिकल फैक्टर से होता है। इसके लिए ज्योग्राफिकल फैक्टर मतलब क्या होता है? बॉर्डर्स के आसपास। तो बॉर्डर्स से कुछ लोग अगर एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो उसको रोकने का काम जो होता है दोस्तों, वो कौन करता है? आर्मी को करता है। यानी कि अगर हम बात करें आर्मी, तो आर्मी क्या करता है? लैंड जो होता है, या फिर टेरिटोरियल रीजन जिसको बोलते हैं हम लोग, जमीन, उससे जो है वो दुश्मनों को आने से रोकता है, दुश्मनों से लड़ता है और हमारे देश की रक्षा करता है। तो अगर वो डिफेंस सिस्टम जमीन पे लड़ाई कर रहा है, तो वो सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्मी बोलेंगे। इसके अलावा और भी 2 होते हैं, आप सब जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। दूसरा होता है दोस्तों कि अगर कोई बाय चांस समुद्र के रास्ते से आने की कोशिश करे, ठीक है ना, समुद्र के रास्ते से आने की कोशिश करे, यानी कि सी रूट हो गया, पानी का रास्ता हो गया, वाटर रूट हो गया, उसके रास्ते से आने की कोशिश करे, तो हमारा एक और डिफेंस सिस्टम है जो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, जो कि है नेवी। ये भी आप जानते होंगे। दूसरा हमारा डिफेंस सिस्टम है। और तीसरा जो हमारा डिफेंस सिस्टम जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है दोस्तों आज के डेट में, जो कि है एयरफोर्स, जो कि हमारे एयर यानी कि हवा के रास्ते से होने वाले खतरे को हमें बचाता है। तो ये 3 जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये 3 सिस्टम हमारे देश की हर तरीके से रक्षा करते हैं। कोई भी दुश्मन, चाहे वो हवा के रास्ते से कुछ चीजें फेंके, एरोप्लेन उड़ाए, एयरफोर्स के प्लेन उड़ाए, या फिर मिसाइल फेंके, तो उसको हम लोग डिफ्यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग मार गिरा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एयरफोर्स। हवा में भी जाके किसी को मार सकते हैं। नेवी नदी के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से भी मार सकते हैं, और आर्मी जमीन के रास्ते से भी हम लोग मार सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये जो फोर्स होती है, ये हमारे इंडिया की क्या करती है? एक तरीके से रक्षा करती है हर प्रमाण पे। ऐसा जरूरी नहीं है कि एयरफोर्स सिर्फ और सिर्फ हवाई चीज कर सकता है, जरूरत पड़ने पर ये आर्मी का साथ भी दे सकता है। जैसे बाई चांस ऐसा हुआ कि हम पे चलो कोई अटैक हो गया, और वो सबसे बड़ा अटैक माना गया है पूरे इंडिया में, मतलब पूरे इतिहास में, समझ लो। ऐसा बाई चांस एग्जांपल बोल रहा हूं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि यार हम खुद नहीं चाहेंगे कि ये सब चीजें हो हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो लेकिन बाई चांस समझ लो कि बहुत बड़ा क्या हो गया, टेरिटोरियल हमला हो गया, बहुत सारे करोड़ों सैनिक आ गए हैं दूसरे देश के, हम पे हमला कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? अभी आर्मी की जरूरत है। तो आर्मी हमारी जितनी भी रहेगी, समझ लो थोड़े कम पड़ रहे हैं, तो बाकी के जो डिफेंस है, यानी कि नेवी और एयरफोर्स है, उनको भी ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि वो एक आर्मी के जैसे लड़ाई लड़ सकते हैं। उनके हाथ में भी बंदूक, राइफल्स एंड ऑल होते हैं, वो भी लड़ाई लड़ सकते हैं, उनके हाथ में भी स्ट्रेंथ होती है,
ठीक है ना, एक आर्मी मैन की ताकत और एक नॉर्मल इंसान की ताकत अलग होती है, आप सब जानते हैं। उनको उस प्रकार ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उतना उतना ये लोग कैपेबल होते हैं ना। मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहा था बोलने के लिए, इसके लिए मैंने थोड़ा फंबल कर दिया, थोड़ा सा बीच में अटक गया मैं। लेकिन मैं वही चीज बता रहा हूं कि यार इतना कैपेबल होते हैं ना कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। और आज के डेट में हम हीरो बहुत सारे लोग को बोलते हैं कि ये हीरो है, ठीक है ना, जो पिक्चर्स वगैरह में देखते हैं वो हीरो नहीं है दोस्तों। देश के असली हीरो ये लोग हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वाले जो हमारे डिफेंस में काम करते हैं, ये लोग हीरो है। और इनके लिए मेरी तरफ से एक बहुत ही बड़ा सैल्यूट है, ताकि यार हमको गर्व होता है कि जब हम रात को आराम से सो जाते हैं ना बिना टेंशन होके, तो कहीं ना कहीं वो नींद के पीछे इन लोग का हाथ है, क्योंकि यार वो सरहद पे खड़े हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और हमारे देश में शांति और पीस मेंटेन कर रहे हैं और दुश्मनों को हरा रहे हैं। क्लियर है, याद रहेगा ये सब चीजें, तो ध्यान में रखना। और एक और चीज बता दूं कि देखो ये जो तीनों चीजें हैं ये किसके कंट्रोल में होता है, एक मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर चीज में एक मिनिस्ट्री का कंट्रोल होता ही है। तो इसके पीछे जो मिनिस्ट्री होती है वो दोस्तों होती है डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोल सकते हो, डिफेंस मिनिस्टर बोल सकते हो। तो आप सभी जानते हैं हमारे देश में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं मिनिस्टर्स के, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर होता है, तो वैसे ही एक डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। आज के डेट में राजनाथ सिंह जो है वो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर है, जो कि हर काम और हर चीज की प्लानिंग और हर चीज का एक्शन जो होता है वो इस मिनिस्ट्री के अंडर में होता है। लेकिन जो मेन कमांडिंग ऑफिसर्स जो होता है, यानी कि बोलते हैं ना हम लोग कि इसके बिना अगर वो कुछ बोलेगा तो ही हम सुनेंगे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये तीनों इंडिया का सिक्योरिटी सिस्टम जो है, इसके जो कमांडर होते हैं, कमांडर इन चीफ जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कमांडर इन चीफ, यानी कि सबसे मेन व्यक्ति कौन है जो कमांड कर सकते हैं, किसी को कुछ भी आदेश दे सकते हैं, वो होते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट। और यही पावर सबसे ज्यादा होती है प्रेसिडेंट के हाथ में। इवन प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पावर नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अगर हमारे देश के आर्मी वाले को कुछ बोले कि आपको इसके ऊपर लड़ाई करना है, ये देश के ऊपर अटैक कर दो, जाओ, प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जाओ इस देश के ऊपर अटैक कर दो, तो वो लोग नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर कौन है? मेन प्रेसिडेंट। तो अगर प्रेसिडेंट कुछ आदेश देगा तो वो मानना पड़ेगा उनको, ऐसा रूल्स बनाया गया, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमने हमारे देश में बनाया गया है। ठीक है, एंड उनके हाथ में ही डिसीजन होता है, प्रेसिडेंट के हाथ में डिसीजन होता है, वेदर दे वांट टू फाइट, वेदर दे वांट टू डिक्लेयर ए वॉर, वेदर दे वांट टू मेंटेन ए पीस, मतलब लड़ाई करना है, किसी देश से लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, वॉर करना है, मिसाइल फेंकना है, कुछ भी फेंकना है, या फिर शांति का माहौल कायम करना, ये सब डिसीजन ये किनके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, जो कि होता है कमांडर इन चीफ। ये वर्ड याद रखना, ठीक है, ध्यान में रहेगा, कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स। और नॉर्मली क्या होता है कि डेमोक्रेसी में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट जो होता है ना वो एक सिविल पावर होता है, मतलब वो खुद लड़ाई में नहीं उतर रहा है। प्रेसिडेंट जो होता है वो खुद लड़ाई में नहीं उतर रहा है, लेकिन वो लड़ाई करवा सकता है, क्योंकि वो एक सिविल पावर है। प्रेसिडेंट को कहा जाता है सिविल पावर, याद रहेगा ये चीज। प्रेसिडेंट को हम लोग सिविल पावर बोलते हैं, क्योंकि वो अपने एक नॉर्मल अवतार में रहते हैं, सिविल ड्रेस में होते हैं ना, नॉर्मल तरीका बोलने का, तो वो एक सिविल अवतार में होते हैं, यानी कि वो कोई आर्मी ले आई मीन टू से बंदूक लेके लड़ाई करने वाले व्यक्ति नहीं है। उनके हाथ में एक पावर ये है कि वो सिविल पावर है उनके हाथ में, कि वो अपने पावर का यूज करके डिफेंस मिनिस्ट्री और या फिर ये जो है इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और डेमोक्रेसी में जो सिविल लीडरशिप जो होती है ना, इसी को एक मिलिट्री की लीडरशिप से भी ज्यादा मान्यता मिलती है, यानी कि जो तीनों के हेड होंगे, ये तीनों डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे ना, उनसे भी ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस किसको दिया जाएगा? प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। ये सब चीज डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, अगर हम बात करें, तीनों डिफेंस सिस्टम मिलके ही हमारे इंडिया का सिक्योरिटी को चलाते हैं, और यही चीज अलग अलग चीजों के हिसाब से रन होती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे बात होती है कि तीनों के तीनों अलग अलग टाइप के क्या है, डिपार्टमेंट है। तीनों डिपार्टमेंट, कोई एयरफोर्स है, कोई नेवी है, और कोई क्या है, तीसरा वाला आर्मी है। तो ये तीनों की चीजें जो होती हैं वो क्या होती है? अलग अलग होती हैं। और इसीलिए अगर हम बात करें, ये तीनों को मेंटेन करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी इसमें आ जाता है, ठीक है ना। अब एक और चीज यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो कि मैंने नहीं बोला यहां पे, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि ये जो आर्मी होती है ना, जो मैंने आपको बताना भूल गया, कि ये जो आर्मी होती है, ये आर्मी को जो मेंटेन करता है, यहां पे मैं लिख देता हूं अच्छे से वापस से एक बार लिख देता हूं। तो आर्मी को जो मेन इंसान लीड करता है, जैसे मैंने आपको एक चीज तो बता दिया कि चलो सबसे ज्यादा कमांडर इन चीफ तीनों के कौन है? प्रेसिडेंट है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आर्मी के भी क्या होते हैं? कुछ चीफ होते हैं, मतलब जैसे कि सबसे मेन व्यक्ति, तो आर्मी को वो चलाता है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, मैनेजर्स होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर अलग, जो प्रोडक्शन का काम देखता है, कोई क्वालिटी मैनेजर होता है जो क्वालिटी का काम देखता है, ठीक है ना, कोई मार्केटिंग मैनेजर होता है जो मार्केटिंग करने का काम करता है, सेल्स मैनेजर होता है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे इंडिया के जो डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों के भी अलग अलग कौन है? मेन व्यक्ति है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, जो आर्मी के सबसे मेन चीफ होते हैं उसको हम लोग जनरल बोलते हैं, नॉर्मली क्या बोलते हैं?
चीफ जनरल हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। और फिर नेवी का जो चीफ होता है, सबसे मुखिया, नेवी का जो सबसे मुखिया आदमी रहेगा, सबसे मेन आदमी जो रहेगा नेवी वाले को हम लोग बोलते हैं एडमिरल। याद रखना, ये वर्ड शायद सुना भी होगा आपने, एडमिरल। एडमिरल कहा जाता है। जैसे आर्मी का जनरल हम लोग बोलते हैं ना, जनरल राहुल जायसवाल नाम में जनरल राहुल जायसवाल बोल दिया, मतलब आर्मी ऑफिसर नहीं हो यार, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है। तो जनरल इज वर्ड जो हम लोग आर्मी के चीफ को बोलते हैं, सबसे मेन व्यक्ति पूरे आर्मी का, पूरा आर्मी जो पूरे देश का आर्मी चला रहा है, उसका मेन व्यक्ति कौन है? जनरल है, ठीक है। उसका एक पोस्ट का नाम है। वैसे नेवी का सबसे मेन व्यक्ति कौन है? एडमिरल है, उसका नाम है, पोस्ट का नाम है। और वैसे ही एयरफोर्स, जो तीसरा हमारा डिपार्टमेंट है एयरफोर्स, इसका भी जो सबसे मेन व्यक्ति रहता है, उसके पोस्ट का जो नाम है दोस्तों एयर चीफ मार्शल, ठीक है ना, एयर चीफ मार्शल, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक टास्क मैं दे रहा हूं, आप लोग के लिए एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आज आपके लिए, छोटा सा होमवर्क है, क्योंकि मैं चाहता हूं यार आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहो। मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये जो आर्मी के जो जनरल है इस वक्त कौन है, उनका नाम, एडमिरल का नाम और एयर चीफ मार्शल। और ये आपको एक कोइंसिडेंट बता दूं, ये तीनों जो है आपस में बैचमेट्स है और ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त भी है, ठीक है कि नहीं? एकदम कोइंसिडेंस वाली बात। तो ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आर्मी का जनरल इस वक्त कौन है, एडमिरल कौन है और एयर चीफ मार्शल कौन है। तीनों के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। छोटा सा होमवर्क है, इंटरनेट का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ यार, आपको खुद से ही इंटरेस्ट आना चाहिए। जनरल नॉलेज के तौर पे आपको पता होना चाहिए हमारे देश का जनरल कौन है, एडमिरल कौन है और एयर चीफ मार्शल कौन है, ठीक है ना? पता होना चाहिए ना, ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाता है आज के डेट में, क्योंकि यार आप आज का जमाना कॉम्पिटिशन वाला जमाना है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रात रात भर एक्स्ट्रा पढ़ते हैं जनरल नॉलेज के लिए कि यार उनको कुछ एक्स्ट्रा मालूम पड़े, ठीक है। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और ऐसे ही ये जो डिफेंस सर्विस जो है, इनमें ये जो तीन चीज जो मैंने लिखा है, इनको भी यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले आप अगर आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में कैसे जाना है और या फिर एयरफोर्स में कैसे जाना है, तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। अगर आपके अंदर मन में है कि आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो इन सभी के अंदर, तो हमारा एक चैनल है दोस्तों जिसका नाम है JR टॉक्स। आप जानते होंगे ये चैनल के बारे में। JR टॉक्स हमारा दूसरा चैनल है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ करियर गाइडेंस और मोटिवेशन वीडियो डालते हैं। करियर गाइडेंस मतलब अगर समझ लो आपको, आप 10th में हो या 9th में हो ना आप लोग अभी, तो यहाँ पे आपको आर्मी में जाना है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि 10th के बाद क्या करना चाहिए कि आर्मी में जा सकते हो, एनडीए का एग्जाम कैसे देना है या फिर कोई और तरीका है ग्रेजुएशन करने के बाद। तो हर चीज मैंने डिटेल वीडियो इस चैनल के ऊपर बना के रखा है। तो अगर आप चाहते हो इस टाइप के वीडियोस देखना तो प्लीज जाइए JR टॉक्स में एंटर हो जाइए। और कहां मिलेगा ये चैनल? आपको पता है सेक्शन होते हैं हमारा चैनल के अंदर, जाओगे तो वीडियो सेक्शन है, वीडियो के बाजू में प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, ठीक है। प्लेलिस्ट के बाजू में आपको दिखेगा चैनल का सेक्शन। तो चैनल में हमारे तीनों चैनल के नाम है, JR ट्यूटोरियल, JR टॉक्स और JR व्लॉग्स, ऐसे आपके तीनों नाम मिल जाएंगे। तो JR टॉक्स में जाओ, एंटर हो जाओ और वहां पे वीडियो सेक्शन में जाके आप ढूंढ सकते हो, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे वीडियो, मेहनत लगता है रिसर्च करने में दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज उस चीज की कदर कर लेना और जाके देखो, आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो वो तो बात हो गई। तो जैसे मैंने बोला कि ये तीनों में अगर आपको जाना है तो वो जाने के लिए आप एग्जाम दोगे, क्लियर कर लोगे, लेकिन एक चीज उसके बाद होती है दोस्तों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के लिए हमारे देश में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हम लोग NDA भी बोलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पुणे में है, हमारे महाराष्ट्र में ही है दोस्तों। पुणे में जो लोग होंगे उनको पता होगा ऑलरेडी। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में है। और उसके बाद एक और है नेशनल डिफेंस कॉलेज, ठीक है ना, नेशनल डिफेंस कॉलेज, जिसको NDC भी बोलते हैं। और ये जो है ये न्यू दिल्ली में आता है, दिल्ली में है ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, इसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उसको ट्रेनिंग करने के बाद जाके एक पोस्ट असाइन किया जाता है एंड बाद में उनका पोस्टिंग हो जाता है। क्लियर है? ये सब चीज आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा बात करो दोस्तों, एक और चीज है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो हम बात कर रहे हैं हमारे डिफेंस सिस्टम की, तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्स। ये तो नाम सुना ही होगा यार, पैरामिलिट्री फोर्स सबसे ताकतवर फोर्स है हमारी देश की, सीक्रेट में ठीक है। तो पैरामिलिट्री फोर्स एक ऐसा टाइप का फोर्स होता है जो कि मिलिट्री को हेल्प करता है कहीं ना कहीं, मतलब इनडायरेक्टली वो मिलिट्री नहीं है लेकिन वो फिर भी मिलिट्री कहलाता है और वो हमारे देश में बहुत सारी चीजों को करवाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, ये डिफेंस जितने भी फोर्सेस होते हैं उनको इनडायरेक्टली हेल्प करना, वो काम जो करते हैं पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है हमारे पूरे देश में, क्योंकि देश में कुछ भी हो जाएगा ये सबसे पहले आएंगे, इसको पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं पैरामिलिट्री फोर्स अगर हम बात करें? और सबसे पहली बात तो ये है कि ये पहली बात तो ये ना तो फुल मिलिट्री है जैसे आर्मी होते हैं ना, तो ना तो ये फुल मिलिट्री है ना तो ये फुल सिविल है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया एक सिविल फोर्स होते हैं, सिविल पावर यानी प्रेसिडेंट, लड़ाई नहीं करना है लेकिन हम हैं,
ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ना तो वो ये हैं सिविल वाले हैं, ना तो वो पूरे मिलिट्री है, यानी कि कहीं ना कहीं एक मिक्स है वो, इसीलिए पैरामिलिट्री कहलाते हैं ये लोग, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे बात करें, इनका मेन जो टास्क होता है वो डिफेंस जितने भी होते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये तीनों को हेल्प करना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि कौन कौन से पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, तो एक होता है बीएसएफ, जिसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बॉर्डर पे कुछ भी डिस्प्यूट्स होंगे तो उनको हैंडल करने का काम बीएसएफ का होता है, ठीक है ना। आपके भी शायद बहुत सारे रिलेटिव्स रहेंगे, मेरे भी एक रिलेटिव थे वो बीएसएफ में थे, अभी रिटायर हो गए, ठीक है। तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके अलावा बात करें कोस्ट गार्ड होता है, जिसको सीजी बोलते हैं, कोस्ट गार्ड। आपको पता होगा कोस्ट गार्ड क्या होते हैं, जो आसपास समुद्र के आसपास जो पहरेदारी करते हैं ना, कि समुद्र के रास्ते से कोई गलत काम ना हो, ये सब जो चीजें होती हैं वो कोस्ट गार्ड करते हैं। उसके अलावा बात करें, एक सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स होता है पुलिस का, जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरपीएफ, ये भी आप जानते होंगे, सेंट्रल रेस्क्यू पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। आपको पता होगा कुछ भी देश में डिजास्टर होता है तो सबसे पहले सीआरपीएफ के जवान आते हैं, आपने सुना होगा न्यूज पे में, न्यूज चैनल वगैरह में सुना होगा, ये सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो सीआरपीएफ सेंट्रल रेस्क्यू सेंट्रल रेस्क्यू पुलिस फोर्स, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं अगर हम बात करें, जैसे एक होता है रैपिड एक्टिव फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स होता है, आरएएफ बोलते हैं। तो कुछ भी चीज हो गया, इवन रेलवे के लिए हेल्प करते हैं, आरपीएफ वगैरह भी सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है ना, मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर। अब ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है, इनका मेन इंपॉर्टेंट काम होता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस के लिए। जैसे कि आपको पता है रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन में भी कुछ भी हो सकता है, कुछ गलत काम हो सकता है, कुछ अच्छा काम भी हो सकता है, या फिर कुछ एक्सीडेंट्स हो सकता है, वो सभी चीज को मेंटेन करना और मैनेज करना ये पैरामिलिट्री की फोर्स के हाथ में रहेगा। उसके अलावा बात करें, ऑयल डिपोट्स होते हैं, ऑयल कंटेनर्स होते हैं, ऑयल बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, उनमें भी पहरेदारी की जरूरत होती है, तो ये उधर काम कर सकते हैं, वाटर रिजर्व्स में काम कर सकते हैं। और सिमिलरली ऐसे बहुत सारे देश में विपदा आ पड़ती है, बहुत सारी परेशानियां आती है, जैसे कि कुछ डिजास्टर हो गया, समझ लो एक आपने सुना था बीच में हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में क्या हो गया था, पूरा पहाड़ जो है वो बह के निकल गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मरे भी थे, और बहुत वो एक वाटर का वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट चल रहा था, वो उसको पूरा बहा के लेके गया था, बहुत सारे लोग उसमें दब गए थे। जब बहुत सारे लोग उसके अंदर दब गए थे तो उसको निकालेगा कौन, यही तो निकालेंगे, यानी कि सेंट्रल रेस्क्यू पुलिस फोर्स, या फिर आपको पता होगा एक एनडीआरएफ करके भी होता है, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, वो भी पैरामिलिट्री में आ जाते हैं। तो ये इनका काम होता है, यानी कोई भी डिजास्टर हो गया, नेचुरल हो या फिर मैनमेड हो, मैनमेड मतलब किसी ने आतंकवादी आ गए, ये सब आ गए, तो ये भी उनका काम होता है। फिर इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी वो तैनात रहेंगे, ताकि कुछ भी डिस्प्यूट्स हो तो वो हैंडल कर पाए और प्रॉपर एक मैनेजमेंट कर सके और पीस मेंटेन कर सके पूरे के पूरे सोसाइटी वगैरह में। और साथ ही में जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, उनका काम ये रहता है कि हमारे जो देश है उसका जो बॉर्डर्स है उसको सिक्योर कर सके और वहां पे तैनाती रह सके, और जो आसपास लोग जो बॉर्डर के किनारे रहते हैं, जैसे आप जानते हो कि बॉर्डर के किनारे भी बहुत सारे लोग अपना गांव बसा के रहते हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनको यहाँ पे वो डरे ना, उनको यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड मिले और सेफ्टी जैसा लगे, उनको अच्छे से जिंदगी जी सके और स्मगलिंग वगैरह ना हो सके। क्योंकि ऐसा होता है कि जो बॉर्डर्स होते हैं ना उसके आसपास से स्मगलिंग बहुत होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कि समझ लो यहाँ पे इस पार पाकिस्तान है, इस पार इंडिया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान से कुछ इलीगल चीज हमारे इंडिया में भेज सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज ना हो, तो इसका भी काम ये इनके हाथ में होता है। या फिर इन शॉर्ट बात करूं, पेट्रोलिंग करना, पेट्रोलिंग करना मतलब देख रेख करना। हमारे इधर होती है ना मुंबई में रात को पेट्रोलिंग होती है, ठीक है ना, पेट्रोलिंग मतलब यहाँ पे पुलिस राउंड अप पे निकलना, रात को पुलिस राउंड अप पे निकलती है कि अरे कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, अरे चोर तो नहीं घूम रहे, अरे कुछ इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रहा है, तो उसको पेट्रोलिंग बोलते हैं। तो पेट्रोलिंग का काम करते हैं ये जो सीआरपीएफ वाले होते हैं या फिर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, ठीक है। और साथ ही में अगर बात करें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फोर्स है जिसको बोलते हैं हम लोग कोस्ट गार्ड, तो कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करें, इनका मेन काम यही होता है कि जो ओशियंस होते हैं, जो समुंदर होते हैं, समंदर जो होते हैं उनके रास्ते से कुछ गलत काम ना हो। क्योंकि ऐसा होता है, आपको पता होगा कि हमारे देश में लगभग 2008 में आई गेस एक बहुत बड़ा मुंबई में अटैक हुआ था, कसाब, आपने नाम सुना होगा, अजमल कसाब। तो कसाब जो आया था वो लोग कहां से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, लेकिन वो अरेबियन सी पार करके आए थे, यानी कि समुद्र के रास्ते से आए थे। तो पहले हमारा वो सिस्टम ना उतना वर्क नहीं करता था, मतलब था लेकिन कोई इतना इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो लोग लाइक बोट, नॉर्मल जो इंडियन बोट है उसको यूज करके हमारे देश में एंटर हो जाएंगे और कितना नुकसान पहुंचाएंगे। कितने लोग मरे थे बेचारे, ताजमहल होटल में बहुत सारे लोग फंसे थे, ठीक है ना, सिर्फ नरीमन पॉइंट में बहुत सारे लोग फंसे थे, सीएसटी स्टेशन याद होगा अगर आपको, पुराना दिन याद करना, मूवी भी बनी है इसके ऊपर, ठीक है ना, देख लेना जाके, मजा आएगा देखने में, ठीक है। तो ये सब चीज देखो, मजा मैं वर्ड्स नहीं बोलूंगा ऐसा, क्योंकि हमको देखने में एंटरटेनमेंट लग रहा है, लेकिन जो लोग के ऊपर फेस हुआ रहेगा वो चीज, जिनके ऊपर बीती रहेगी ना, वो यार बहुत दुख होता है सोच के, ठीक है। तो चलो वो चीज़ जाने दो, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में ही, आई मीन टू से सिविक्स पढ़ रहे हैं तो सिविक्स में ही हम लोग चीज़ें बोलेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ गलत ना हो, इलीगल एक्टिविटी ना हो। तो समुद्र के रास्ते से कोई लोग एंटर ना हो जाए बाहर के, समुद्र के रास्ते से कोई स्मगलिंग ना हो, समुद्र के रास्ते से कुछ चोरी चकारी ना हो, ये सब चीज़ें को मेंटेन करना और प्रोटेक्ट करना, और साथ ही में जो फिशिंग ऑक्यूपेशन वाले लोग हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, क्योंकि जो मछुआरे होते हैं उनकी भी सेफ्टी इन लोग के हाथ में होती है। तो कोस्ट गार्ड जो होते हैं एक बहुत ही अच्छा रोल है, और कोस्ट गार्ड में भी आप नौकरी कर सकते हो, बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी है, इवन आप ट्राई कर सकते हो।
हो, आप 12th पास कर लो, उसके लिए भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, क्लियर कर लो, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा जॉब मिलेगा आपको। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो। और साथ ही में बात करें कि जो सीआरपीएफ होते हैं ये बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, ताकि पूरे स्टेट में, ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, रूल्स एंड रेगुलेशन जो नियम कानून है वो ब्रेक ना हो, ये सभी चीजें हो गया। फिर रैपिड एक्शन फोर्स जो होता है, जो मैंने बताया सीआरपीएफ का बता दिया, रैपिड एक्शन फोर्स की अगर हम बात करें, इनका भी मेन काम होता है कि जो लोगों की जिंदगी है उसको एक नॉर्मल तरीके से रखे, वो पैनिक का सिचुएशन ना क्रिएट होने दो। जैसे कि कुछ भी अगर चीजें हो जाता है तो फटाक से रिएक्ट करना, क्विकली रिएक्ट करना, इसके लिए इनका नाम क्या है, रैपिड एक्शन। रैपिड एक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज के ऊपर रैपिडली एक्शन लेना। कोई भी चीज हो गया, समझ लो फायर, आग लग गया, तो उसके ऊपर रैपिडली काम करना, तो रैपिड एक्शन फोर्स होगा। तो इस प्रकार से चीजों को और नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ये इनका काम होता है। खासकर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है या फिर लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते हैं ना, तो ये एक्चुअली इनका काम होता है, रैपिड एक्शन फोर्स के डिपार्टमेंट का काम होता है। इसके अलावा बात करें, एनसीसी होते हैं, ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है, यहां पे मैं लिख देता हूं एनसीसी। ये आपको पता है नेशनल, ठीक है ना, नेशनल कैडेट कॉर्प्स जिसको बोलते हैं एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स बोलते हैं, जो कि आपको पता होगा कि हम जब 10th में होते हैं या फिर आप 11 12 में चले जाओ या फिर ग्रेजुएशन में जाओ, ग्रेजुएशन में जाने के बाद खासकर मैंने देखा है कि एक ऑप्शन होता है कि आप एनसीसी चूज कर सकते हो। तो जिनको भी, लड़का लड़की दोनों, जिनको भी ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपको आर्मी में जाना या फिर आपकी फिजिकल बॉडी अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल ट्रेनिंग आपको मिलनी चाहिए, तो आप एनसीसी जरूर से ज्वाइन करना दोस्तों, कॉलेज में जाके। 12th में भी होता है, 11 12th में भी होता है और ग्रेजुएशन में भी होता है, तो जरूर से जाके एनसीसी ज्वाइन करना, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसमें आपको एक फिजिकल ट्रेनिंग इस प्रकार प्रोवाइड की जाएगी जैसे आपको एक नॉर्मल आर्मी के भर्ती के टाइम ट्रेनिंग मिलेगी, तो उस हिसाब से मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। और साथ में डिसिप्लिन आपको सिखाया जाता है कि जो एक डिफेंस लोग होते हैं, जो आर्मी और या फिर मिलिट्री मैन होता है, उसके अंदर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सब चीज इसके अंदर सिखाया जाता है। तो अगर आप अपना करियर उसमें बनाना चाहते हो तो आप एनसीसी जरूर से ज्वाइन कर सकते हो, और ये लोग भी नॉर्मल सिचुएशन आने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीजें होती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक आखिरी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज, जिसको हम लोग बोलते हैं होम गार्ड्स। कोस्ट गार्ड तो मैंने आपको बता दिया सीजी, वैसे एक होता है होम गार्ड्स। तो ये जो होम गार्ड्स है वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, तो होम गार्ड की अगर हम बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान से ही है, यानी कि आज़ादी के पहले से हमारे देश में है, और जो भी सिटीजन्स है देश के, ये होम गार्ड को ज्वाइन कर सकते हैं और इन शॉर्ट डिफेंस को हेल्प कर सकते हैं हमारी कंट्री के। यानी कि आप क्या कर रहे हो, इन शॉर्ट एक सिटीजन के तौर पे अपनी देश की हेल्प कर रहे हो एज ए डिफेंस। तो इसमें क्राइटेरिया क्या रह सकता है कि कोई भी आदमी या फिर औरत, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनका जो एज होगा वो लगभग 20 से लेकर 35 साल की उम्र तक होना चाहिए, 20 से 35 ईयर्स तक एज होना चाहिए, और वो होम गार्ड जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका काम क्या होता है, मेन काम क्या होता है, जो हेल्प करेगा गवर्नमेंट को या फिर हेल्प करेगा इनडायरेक्टली डिफेंस सिस्टम को, जो कि होता है दोस्तों यहाँ पे पब्लिक सिक्योरिटी को मेंटेन करना, या फिर कुछ ऐसा डिस्प्यूट्स हो गए, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो गए, तो इन शॉर्ट आप एक क्या रहेंगे, होम गार्ड रहोगे। होम मतलब क्या होता है, आसपास ही रहना, बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है, होम गार्ड हो आप लोग। तो आसपास आपके पब्लिकली कुछ रायट्स हो रहा है, कुछ भी दंगे फसाद हो रहे हैं, कुछ इलीगल चीजें हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो मेंटेन करना आपका काम है। मिल्क का सप्लाई करना, सप्लाई ऑफ मिल्क हो गया, ठीक है ना, फिर दंगे फसाद या फिर आंदोलन होता है, ठीक है ना, स्ट्राइक्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये सब चीज को भी मेंटेन करना आपका काम है, ठीक है ना। ट्रैफिक को रेगुलेट करना, साथ ही में पीपल, जो भी लोग नेचुरल डिजास्टर में फंस जाते हैं, बाढ़ आ गया, अचानक से कुछ भी आ गया, तो उसको प्रोटेक्ट करना, मेंटेन करना, और कुछ भी भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ये सब सिचुएशन में भी अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करना, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, ये सभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों, वो किसके हाथ में होती है, होम गार्ड के हाथ में होती है। क्लियर है। तो जो भी आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे 20 से 35 साल के एज तक आप ये कर सकते हो, बहुत ही बेनिफिट होगा आपको, अच्छा भी लगेगा और देश का कुछ भला हो सकेगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी एक्सप्लेन की है। स्टार्टिंग से अगर बात करें, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम कैसी है, आर्मी नेवी एयरफोर्स क्या क्या होता है, कमांडर इन चीफ कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सिविल पावर उनके हाथ में होता है। आपको मैंने होमवर्क भी दिया कि आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी का जनरल होता है, नेवी का एडमायरल होता है, एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल होता है, लेकिन वो कौन कौन है उनका नाम बताना है आपको, किस प्रकार ट्रेनिंग मिलती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर होमगार्ड, ये सभी चीज हमने आज एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है मैं समाप्त करता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।